आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यानी कि लुसेंट से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और एक ही क्लास में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद, यानी कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ या उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ जो था वो प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने, यानी कि किस वंश के, तो गुप्त वंश के बाद जो है कि किन किन वंश का उद्भव हुआ, तो मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, परवर्ती वंश और गौड़ वंश। तो इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने किन वंश को, तो पुष्यभूति वंश के राजवंशों ने या शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सबसे विशाल साम्राज्य जो है कि स्थापित किया। दो ही चीज को हम लोग याद रखते हैं, या तो सबसे ऊपर वाले को या सबसे नीचे वाले को याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था, यानी कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो था वो कौन था, तो पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। अपने नाम पर ही वंश का नाम रखा। और इनकी राजधानी थानेश्वर, इनकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थी। यानी कि पहले थानेश्वर था लेकिन अभी उसका नाम वर्तमान में थानेसर कर दिया गया है। और ये कहाँ है, तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर था। किसका मतलब राजधानी था, ये प्रश्न पूछेगा, तो पुष्यभूति वंश का राजधानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की, किस वंश की, तो पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। स्वतंत्रता का क्या था, जन्मदाता था। तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। तथा क्या था, प्रथम प्रभावशाली शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। यानी कि प्रभाकर वर्धन जो था कि पहला, यानी कि प्रभाव वाला शासक था और इन्होंने जो है कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियों को धारण किए थे। आगे है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। यानी कि क्या है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है यशोमती। हालांकि राजाओं महाराजाओं की पत्नियां अनेक होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री का उत्पन्न हुई। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा, देखिए वहां पढ़े थे ना कौन कौन राजा तो था, तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। यानी कि राजश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। किसका विवाह हुआ, तो राजश्री का विवाह हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब देखिए मालवा के शासक का नाम क्या है, देवगुप्त ने किसका हत्या कर दी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी कि मालवा के शासक का क्या नाम था, तो देवगुप्त। ग्रहवर्मा कौन था, तो राजश्री का पति था। कहाँ का शासक था, तो मौखरी शासक था। तो ये जो है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। आगे देखते हैं। आगे है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन जिसका जो बड़ा भाई था, किसका बड़ा भाई, तो राजश्री का बड़ा भाई जो था राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यानी कि
मतलब जो है कि उसको देवगुप्त ने हत्या किया, और देवगुप्त को यानी कि ग्रह वर्मा की जो हत्या है वो देवगुप्त ने किया। देवगुप्त की हत्या जो है कि राजवर्धन ने किया, और राजवर्धन के जो हत्या है वो किसने किया, तो मित्र नरेश शशांक ने, मित्र गौड़ नरेश, देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक धोखा देकर राजवर्धन को हत्या कर देता है। राजवर्धन कौन रहता है, तो राजश्री का भाई रहता है बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसने क्या किया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोधि वृक्ष कहाँ है, तो बोधि वृक्ष गया वाला जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया। कौन कटवा दिया, तो शशांक ने कटवा दिया। आप लोग बिल्कुल सीरियल बाय लाइन पॉइंट वाइज समझते चलिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। यानी कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, तो हर्षवर्धन बैठता है। अब बड़ा भाई का मृत्यु अगर हो जाए तो फिर छोटा भाई ही गद्दी पर बैठेगा। अब आगे है कि हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि हर्षवर्धन को एक और नाम शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते। आगे है कि हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। यानी कि हर्षवर्धन जो है वो परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। कौन धारण किया था, तो हर्षवर्धन ने धारण किया था। आगे देखते हैं। आगे है कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके, यानी कि मारा नहीं, उसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि हर्षवर्धन क्या करते हैं कि शशांक को पराजित कर देते हैं, यानी कि हरा देते हैं, पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, तथा उसे अपनी क्या बनाया, तो राजधानी बनाया। आगे देखते हैं। आगे है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। जिसमें क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो है वो हार गया। पहला युद्ध शायद हारता है हर्षवर्धन, क्योंकि लुसेंट में इतना ही दिया हुआ है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की जो बीच युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, कहाँ हुआ, तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें क्या हुआ कि हर्षवर्धन हार गए। आगे देखते हैं कि चीनी यात्री वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री कौन था, वेनसंग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते। आगे देखते हैं कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। यानी कि ह्वेनसांग भारत क्यों आया था, तो ह्वेनसांग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। यानी कि हर्षवर्धन क्या करता है कि 641 ईस्वी में अपना दूत जो है कि यानी कि चीन भेजता है तथा चीन से 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। यानी कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। बलपूर्वक प्राप्त करने का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से
प्राप्त किए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हर्ष के पूर्वज, हर्षवर्धन के पूर्वज, यहाँ हर्ष लिखा हुआ है ना, तो हर्ष का मतलब हर्षवर्धन समझिएगा, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं उसी का वंश, पुष्पभूति वंश पढ़ ही रहे हैं, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश को पढ़ ही रहे हैं। तो हर्ष के पूर्वज यानी कि हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। अन्य नहीं है, अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसंग से, चीनी यात्री यहाँ हेनसंग कर दिया, यहाँ होगा ह्वेनसंग। चीनी यात्री ह्वेनसंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। यानी कि हर्ष के पूर्वज जो थे भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसंग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कौन पूर्ण बौद्ध बन गया? तो हर्षवर्धन बन गया। कब बन गया? तो ह्वेनसंग से मिलने के बाद बन गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार महायान शाखा के बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यानी कि हर्षवर्धन के समय जो है कि नालंदा महाविहार महायान शाखा के बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसंग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। यानी कि हर्ष के समय जो है कि प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसंग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। ह्वेनसंग जो है कि स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। वान भट्ट जो थे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे है कि वान भट्ट ने हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। वान भट्ट जो है कि हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी की रचना किया है। यानी कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना कौन किए हैं? तो वान भट्ट किए हैं। वान भट्ट के गुरु भरचू थे। वान भट्ट के गुरु का नाम क्या था? भरचू था। अब यहाँ से प्रश्न बहुत सा बनेगा कि वान भट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो भरचू था। और हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना किसने किया? तो वान भट्ट ने किया। और वान भट्ट किसके दरबारी था? तो किसके दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। तो इस तरह से जो है कि पॉइंट वाइज, लाइन बाय लाइन और जो है कि यानी कि सीरियल ढंग से आप लोग याद करते चलिएगा तो याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष ने की थी। मतलब प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। और हो भी सकता है क्योंकि राजा महाराजा का इतना छुट्टी कहाँ है कि वो ग्रंथों की रचना करे, है ना, ग्रंथों का इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखे। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। प्रश्न लेकिन पूछ देता है कि मतलब हर्षवर्धन द्वारा मतलब संस्कृत नाटकों की जो रचना की है उसका नाम किया था? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिया। और बिल्कुल सही भी हो सकता है, कहने वाला गलत नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। यानी कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। अच्छा, हिंदू सम्राट कैसे कहा गया ये तो हमें भी नहीं समझ में आता है क्योंकि वो तो पूर्ण बौद्ध बन गए थे। तो कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हर्ष को भारत का
अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था, और न ही सारे देश का शासक, सारे देश का शासक ही, न वो पूरा देश का शासक है, न वो कट्टर हिंदू है, और न वो खुद हिंदू है, फिर भी उसको जो है कि यानी कि अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो कहने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। यानी कि हर्ष के जो अधीनस्थ यानी कि उसके अधीन में जो शासक होते थे उनको या तो महाराज कहा जाता था अथवा महासामंत कहे जाते थे। किसको कहे जाते थे? तो हर्ष के अधीनस्थ सामंत को या शासक को कहा जाता था महाराज अथवा महासामंत। चलिए आगे देखते हैं कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। कि हर्ष के मंत्री परिषद को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था सचिव या अमात्य कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते, आगे हैं कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। यानी कि हर प्रशासन की सुविधा के लिए, प्रशासन यानी कि शासन करने की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत में विभाजित नहीं होगा तो अकेले एक राजा का संभालना मुश्किल होता है। तो उस प्रांत को, तो अब आगे देखते हैं कि प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। यानी कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत तो अब कहते हैं ना, लेकिन उस समय क्या कहते थे? तो उस समय प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। उस प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। यानी कि प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का जो विभाजन है वो जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। यानी कि कई पहले पाठक कहा जाता था हर्षवर्धन के काल में, और उसी पाठक को वर्तमान में तहसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहसील कहा जाता है। तो भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिले की संज्ञा थी विषय। जिले की संज्ञा क्या थी? विषय। और जिसका प्रधान क्या होता था? विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते हैं कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो था वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। यानी कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। ग्रामाछपटलिक को वर्तमान मुखिया कह सकते हैं और ग्राम को वर्तमान में जो है कि पंचायत कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बात को ध्यान में वर्तमान में और हर्षवर्धन के काल में इस तरह से समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कि पुलिस कर्मियों को जाट या माह नहीं भाट, यहाँ भा होगा, मार्ट कर दिया भाट, जाट या भाट कहा जाता है। पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया है। यानी कि पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया। कब कहा गया? तो हर्षवर्धन के काल में कहा गया है। दंड पाशिक अथवा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंड पाशिक अथवा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। वर्तमान में इसको आईपीएस कह सकते हैं। तो पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा जाता था। वर्तमान में इसको कांस्टेबल कह सकते हैं। तो दंड पाशिक या दरोगा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लेवल बाय लेवल बढ़ता है। और दंड पाशिक अथवा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। इसको बिल्कुल आप आईपीएस अभी के डेट में कह सकते हैं, लेकिन जाट या भाट को कांस्टेबल या दरोगा कहना मुश्किल है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अधिकारी को दंड पाशिक अथवा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, इसको आईपीएस कहना कोई दोहराय नहीं है।
आगे बढ़ते आगे है कि अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर अर्ध अश्व सेना अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। यानी कि अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ये सब बात जो है भाई कि ध्यान में रखिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। आगे है कि हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित किसका वाला हर्षचरित? तुवान भट्ट वाला हर्षचरित, तो उसी किताब से मिलता है हर्षचरित में कि सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए क्या किसका उपयोग करते थे? तो जल पंप, या उस समय उसको तुला यंत्र कहते थे, उसका उपयोग करते थे। आगे है कि हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते आगे है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। चलिए आगे थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, भंडी प्रधान सचिव होता था। प्रधान सचिव, भंडी प्रधान सचिव को उसमें क्या कहते थे? भंडी कहते थे, भंडी प्रधान सचिव। सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त गज सेना प्रमुख। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।